स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ऑफ इन्फो चैनल अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, क्या आपने वो फायर ब्रिगेड को आग बुझाते हुए कभी देखा है? कभी आपने जो है वो उसमें ये नोट किया है कि जो वो वाटर जो है उसको जो है वो जिससे आग बुझा रहे होते हैं, सो काफ़ी डिस्टेंस पर रहकर आग जो है वो बुझा देते हैं। काफ़ी डिस्टेंस पर रहकर जो है वो पानी को जो है वो दूर तक जो है वो ले जा रहे होते हैं। पानी जो है वो दूर तक जो है वो जा रहा होता है। काफ़ी डिस्टेंस पर रहकर जो है वो पानी से आग बुझा रहे होते हैं। क्या कभी आपने नोट किया है कि वो पानी जो है वो इतनी दूर तक कैसे चला जाता है? इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो हम घर के लॉन में जो है वो पानी वगैरह देते हैं पौधों को अक्सर पाइप वगैरह से, तो उसके लिए जो है वो एक खास नोजल लगाया जाता है पाइप के जो है वो एंड के ऊपर, ताकि पानी जो है वो दूर तक चला जाए और जो है वो उसका प्रेशर जो है वो ज्यादा हो और तमाम ही जो है वो जगह पे पानी आसानी से पहुंच जाए। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपने कभी ये नोट किया है कि जो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल फिलिंग नोजल होता है वो भी जो है वो नैरो रखा जाता है। वो जो है वो नैरो क्यों रखा जाता है? क्या कभी इन सब बातों को आपने नोट किया है और इसके ऊपर गौर किया है? सो स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं किया तो आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके पीछे जो है वो क्या रीजन है। सो स्टूडेंट्स, इसके पीछे जो है वो जो रीजन है वो हमें पता चलता है बर्नौलीज इक्वेशन से। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये आज का हमारा टॉपिक है, इसलिए जो है वो एंड तक वीडियो के साथ जो है वो जुड़े रहें और एंड तक जो है वो इस लेक्चर को देखें और इसमें जो भी जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको कॉपी और पेन के साथ जो है वो बैठें और उसको नोट लाजमी करें। आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में जो है वो बनाया है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसमें वो जो है हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो लाजमी देख लें और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टूडेंट्स, उसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है बर्नौलीज इक्वेशन के लिए। बर्नौलीज इक्वेशन आपको जो है वो क्लियरली जब समझ में आएगा जब आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसको आप देख लेंगे। उसमें जो है वो बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बताई गई है इसके बारे में, और उसके आगे का जो प्रोसेस है वो फिर बर्नौलीज इक्वेशन में जो है वो बताया जाता है, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो एक जर्नल एप्लीकेशन है और डेली लाइफ में इसकी जो है वो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। सो ये जो है इसलिए भी वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है बर्नौलीज इक्वेशन के लिए। सो वो जो है वो आप लाजमी देख लें। बर्नौलीज इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, जबकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। इसी तरह से उसमें हमने आपको बताया था कि जो फ्लूइड जो है वो फ्लो होता है किसी भी सिस्टम के अंदर या किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, सो वो जो है वो इंडिपेंडेंट होता है मास के, यानी कि जो उसमें मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है चाहे कोई भी जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो। और जो फ्लूइड फ्लो है ये डिपेंड करता है उसके एरिया के ऊपर और उसकी स्पीड के ऊपर। अगर एरिया कम होगा तो स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, और अगर एरिया जो है वो ज्यादा होगा तो स्पीड उसमें कम होगी। इसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट हमने पढ़ा कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी या फिर स्पीड और जो एरिया है इसका प्रोडक्ट जो है हमारे पास ये बराबर होता है कांस्टेंट के। अब किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लूइड फ्लो हो, सो जो प्रोडक्ट होगा एरिया, उस जगह का एरिया जिस जगह से फ्लूइड फ्लो हो रहा है और वेलोसिटी का, ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ये हमने उसमें डिस्कस किया था। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये बताया गया है। इसी तरह से इसमें जो एनर्जी है उसका रिलेशन, प्रेशर का रिलेशन और जो है वो
वर्क डन का रिलेशन हमने इसमें पढ़ना है। स्टूडेंट्स, बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये एक डच फिजिसिस्ट ने जो है वो फ्लूइड फ्लो के ऊपर जो है वो स्टडी की और इसको जो है वो डिफरेंट जो है वो एरिया में वाटर को और फ्लूइड को फ्लो करवाकर जो है वो उसको स्टडी करके उसमें एक लॉ दिया। 18th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर जो है वो डच फिजिसिस्ट ने ये जो है वो इक्वेशन दी। स्टूडेंट, बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक जो फ्लूइड फ्लो करता है किसी भी जो है वो सिस्टम के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, उसका जो प्रेशर होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसका सम जो है ये कांस्टेंट के बराबर होगा। बस ये जो है हमने बर्नौलीज इक्वेशन में स्टडी करना है और इसकी इक्वेशन को ड्राइव करना है। सो डैनियल बर्नौली derived an expression that relates the pressure of fluid to its speed and elevation। दिया था फ्लूइड के प्रेशर के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में और उसकी एलिवेशन यानी कि उसकी पोजीशन के बारे में कि उसकी पोजीशन जो है वो क्या है। इट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करती है। अब इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेट दैट द सम ऑफ द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसने बताया कि जो प्रेशर होगा फ्लूइड का, उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो है कांस्टेंट के बराबर होगा। और इक्वेशन के मुताबिक P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, यहां पर ये डेंसिटी है रो, और प्लस रो जी एच, यानी कि ये जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो इन तमाम का सम किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर है। ये जो है ये बर्नौलीज इक्वेशन ये हमारे पास है, इसी को हमने ड्राइव करना है। अब यहां पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का। यहां से जो है ये वाटर इंटर हो रहा है और यहां पर जो है ये वाटर का जो है वो दूसरा एंड है, अनदर एंड है यहां पर। अब आप देख सकते हैं दोनों में हमारे पास एरियाज डिफरेंट है। यहां पर जो है एरिया जो है वो ग्रेटर है पाइप का, यहां पर जो है वो एरिया कम है। अब यहां से जो वाटर फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्लूइड होगा हमारे पास, उसका मास कांस्टेंट रहेगा, उसका मास सेम रहेगा। लेकिन यहां पर जो है वो उसकी स्पीड कम है। यहां पर जो है स्टूडेंट्स उसकी जो फ्लूइड की स्पीड होगी या फिर वाटर की स्पीड होगी वो कम होगी, क्योंकि एरिया जो है यहाँ पे ज्यादा है। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो फ्लूइड की स्पीड होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जो है यहां पर ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर एरिया कम है। अब स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो इसका इक्वेशन, इसका रिलेशन जो है वो ड्रॉ करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो इसकी इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स बनेगी वर्क डन से, क्योंकि जब वाटर जो है स्टूडेंट्स फ्लो करेगा सो जो है वो वर्क डन परफॉर्म करेगा और उससे जो है वो हम इक्वेशन बनाएंगे। सो द वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट डेल्टा x1 इज W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क डन आ गया जो है वो वाटर फ्लो हुआ है फर्स्ट एंड से पाइप के, यानी कि जो स्टार्ट का जो है पोर्शन है, स्टार्ट का जो एरिया है, वाटर जो यहां से इंटर हो रहा है, ये वाला जो हमारे पास वर्क डन होगा, यहां जो वर्क डन होगा डेल्टा x1 के ऊपर, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वाटर का। सो यहां पर जो वर्क डन होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बराबर है W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1। अब हम आगे बढ़ते हैं तो W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा x1। अब यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है, हम जानते हैं प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो यहां पर हमने फोर्स को जो है वो रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें प्रेशर चाहिए। इस इक्वेशन में प्रेशर का जिक्र है तो हमें प्रेशर चाहिए, तो हम प्रेशर यहां से निकालेंगे। फोर्स की जगह जो है हम प्रेशर और एरिया जो है ये पुट कर देंगे, क्योंकि फोर्स को अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये हमारे पास बराबर हो जाता है प्रेशर और एरिया के। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट डेल्टा x2 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू माइनस P2 A2 डेल्टा x2। अब वाटर फ्लो होके एरिया जो है वो 2 के ऊपर आया है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2 है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एरिया जो है
वो कम है, जिसकी वजह से जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, जो फ्लूइड है या वाटर है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो है वो वर्क डन हमारे पास W2 है, और जो उसका प्रेशर होगा वो P2 होगा, एरिया A2 और डेल्टा X2, जिस तरह से हमने वर्क डन 1 में किया है, सिमिलर जो है वो यहां पर भी होगा, बिल्कुल सेम जो है वो यहां पर भी होगा। लेकिन यहां पर एक चीज है कि यहां पर माइनस साइन जो है वो आ गया है। माइनस साइन इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि यहां पर जो फोर्स लग रही थी एरिया 1 के ऊपर, ये जो है ये फोर्स जो लग रही थी डिस्प्लेसमेंट उसी के अलोंग था। यहां पर जो हमारे पास फोर्स लग रही है फ्लूइड को, ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरफ है फ्लूइड का, और जो फोर्स उसको लग रही है वो जो है वो अपोजिट लग रही है। अपोजिंग फोर्स की वजह से यहां पर जो है वो माइनस आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है वो देख सकते हैं आप, नेगेटिव साइन इंडिकेट द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड। नाउ टोटल वर्क डन इज, अब हमने क्या करना है, ये वाला वर्क डन जो एरिया 1 पे है और एरिया 2 के ऊपर जो वर्क डन है, इसको जो है वो सम अप करना है, इसका जो है वो इसका टोटल करना है। तो हमारे पास टोटल वर्क डन जो है, या सम ऑफ द वर्क डन जो है, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास P1 A1 और डेल्टा X1 प्लस, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे माइनस P2 A2 डेल्टा X2। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमने इसको इस तरह से लिख देना है। अब हमने जो है वो वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला यूज करना है, और डेल्टा एक्स जो है इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो हमें वेलोसिटी चाहिए, स्पीड चाहिए। जानते हैं कि वेलोसिटी जो है ये बराबर होती है डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के। तो डेल्टा x1 जो है ये हमारे पास बराबर हो जाएगा v1 डेल्टा टी के। तो ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर दोनों जगहों पे, वर्क डन 1 पे भी और वर्क डन 2 की जगह भी। हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला है टोटल वर्क डन का कुछ इस तरह से बन जाएगा कि W हमारे पास बराबर हो जाएगा P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं हमारे पास प्रेशर भी आ गया है, हमारे पास स्पीड भी आ गई और एरिया भी हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, एनर्जी की इक्वेशन चाहिए। हमने एनर्जी इक्वेशन को जो है वो ड्राइव करना है। अब हम वो कहां से ड्राइव करेंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स हम वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वो टोटल वर्क डन बराबर होता है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो सिस्टम में वाटर फ्लो हो रहा है इसकी जो चेंज जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होगी ये बराबर होगी टोटल वर्क डन के। ये हमने जो है वो यूज करना है और फिर आगे जो है वो फॉर्मूला अपना बनाना है। स्टूडेंट्स वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो उसको हम ड्राइव करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ये हम वर्क डन जो है इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल वर्क डन जो है ये हमारे पास बराबर है P2 P1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी और एरिया का, ये कांस्टेंट के बराबर होता है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में। यहां पर हम क्या करेंगे, A1 V1 और A2 V2 जो है इसको हम कांस्टेंट मानेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो कॉमन निकल आएगा। यहां पर हमारे पास W बराबर हो जाएगा P1 माइनस P2, और इसको हम कॉमन ले लेंगे A V और डेल्टा T। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमारे पास कांस्टेंट है। अब हमने क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है, और ये हमने P2 माइनस P1 P1 माइनस P2 सॉरी P1 माइनस P2, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा V के। और यहां पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास A
V जो है यानी कि वॉल्यूम ये बराबर है ए वी डेल्टा टी के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम का V है, ये आपको थोड़ा बड़ा रखना है, ये हमारे पास वॉल्यूम का V है और ये जो है वो वेलोसिटी का V है। अब यहाँ पर जो हमारे पास एरिया, जैसे कि हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा है कि जो हमारे पास एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ये रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो जो है वॉल्यूम का उसके बराबर होता है। सो रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो ऑफ वॉल्यूम जो है फ्लूइड का ये जो है बराबर होता है ए और V के। और अगर हमारे पास ये इस तरह आ जाए रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो ऑफ वॉल्यूम जो है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा एरिया और वेलोसिटी और डेल्टा टी यानी कि टाइम के जो है वो प्रोडक्ट के। तो इसकी जगह हमने ये रख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 और यहां पर हमारे पास V की जगह आ जाएगा मास और डेंसिटी। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, हमें पता है कि डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। रो यानी कि डेंसिटी ये बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, और डेंसिटी अगर आप यहीं रखते हैं तो मास और पर यूनिट डेंसिटी हो जाएगा। सो वॉल्यूम की जगह हमने रखा मास पर यूनिट डेंसिटी। सो उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको हमने इक्वेशन 1 बना लेना है। W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 और M डिवाइडेड बाय रो, दैट इज इक्वेशन 1। इसको हमने यूज करना है वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई टोटल वर्क डन की, इसको आप नोट कर लें। अब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम बनाना है, उसमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। एनर्जी थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल वर्क डन ये बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास वर्क डन जैसे कि हमने निकाला था इक्वेशन 1 में, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। वर्क डन, टोटल वर्क डन है हमारे पास P1 माइनस P2 और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और ये हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये हो गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है उससे हम फेमिलियर हैं, वो हमें पता है कि वो बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी हम हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो यूज करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का हमें पता है कि एम जी एच होता है हाइट के हिसाब से जो है वो फॉर्मूला जो है एम जी एच होता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास बराबर होगा डेल्टा के ई और जो है वो प्लस हमारे पास डेल्टा पीई। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में लिख रहा हूं ताकि आपको जो है वो इजीली समझ में आ जाए। P1 P2 ये हमारे पास बराबर है m डिवाइडेड बाय रो और ये हमारे पास बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल जो है काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होता है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के। और प्लस यहाँ पर भी आप इसी तरह से लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, या फिर फाइनल और इनिशियल भी आप ले सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। सो पोटेंशियल एनर्जी प्रेशर 1 माइनस प्रेशर 2 और मास पर यूनिट डेंसिटी ये बराबर है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला लिखेंगे हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। ये स्टूडेंट जो है वो आपने लिख लेना है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको डेंसिटी डिवाइड कर रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा राइट हैंड साइड पे
तमाम जो है वो फैक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि m जो है हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मास सेम रहेगा, तो मास यहाँ पे कॉमन निकाल के मास एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और डेंसिटी को हम वहां पे मल्टीप्लाई करा देंगे। सो P1 माइनस P2 और m यही रहेगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, मास को यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 1/2 और डेंसिटी को हम सब जगह से मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये V2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेंसिटी V1 स्क्वायर और प्लस डेंसिटी GH2 माइनस डेंसिटी GH1। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट क्लोज कि यहाँ पर जो है वो डेंसिटी से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया सब जगह और यहाँ पर जो है मास को कॉमन ले लिया। अब यहाँ से जो है ये मास मास से कट जाएगा और अब आप जो है वो इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फैक्टर जो है वो कॉमन आ गए और तमाम ही जो है वो हमारे पास जो फैक्टर हमें रिक्वायर्ड थे, यानी कि प्रेशर हमें रिक्वायर्ड था, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड था, तो ये भी हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस का है उसको हम राइट साइड पे ले आएंगे और जो प्लस का है उसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। माइनस प्लस को जो है वो हम अरेंज कर लेंगे। उसमें क्या होगा स्टूडेंट, जितने भी हमारे पास P1 वाले फैक्टर हैं, यानी कि जो हमारे पास P1 वाला जो है वो प्रेशर होगा, P1 जो है वो काइनेटिक एनर्जी और P1 पोटेंशियल एनर्जी, ये एक साइड पे आ जाएगा। इसी तरह से प्रेशर जो है वो P2 जो है, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी 2 जो है और पोटेंशियल एनर्जी 2 ये एक जगह पे आ जाएगा, क्योंकि हम दो जो है वो एरियाज के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एक एरियाज का जो है वो एक एरिया का जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर, और दूसरे एरिया का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये एक जगह आ जाएगा। इसको हमने जो है वो बैलेंस करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि P1 और यहाँ पर जो है ये P1 वाला फैक्टर, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 रो V1 स्क्वायर और प्लस रो GH1। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा P2, वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो P2 और प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर और प्लस रो GH2। अब आप देख सकते हैं ये P1 वाले तमाम ही जो है वो फैक्टर आ गए, यहाँ पे प्रेशर आ गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इसी तरह से प्रेशर टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सो ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन है, इसको और हम आगे जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज होंगे उसके लिए हम इसको बना सकते हैं। लेट सपोज यहां पर हमारे पास सिर्फ दो एरियाज हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एरियाज होते हैं यहाँ पर 3 4 या n नंबर ऑफ एरियाज होते तो ये इक्वेशन भी हम n नंबर्स तक बना सकते थे। और स्टूडेंट्स फिर हम इसी इक्वेशन को जो है वो बराबर कर लेंगे एक कांस्टेंट के, जिस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में तमाम ही जो है वो फैक्टर्स जो हैं ये हमने बराबर कर लिए थे n नंबर ऑफ सेक्शन के, n नंबर ऑफ एरियाज के, ये हमने कांस्टेंट के बराबर कर लिए थे। यहां पर भी वही करेंगे और हमारे पास सेम इक्वेशन जो है ये बन जाएगी बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि हमारे पास प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम ये बराबर होगा कांस्टेंट के। यहां पर भी यही हुआ है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये कंप्लीटली ड्राइव कर ली
और इसके लिए हमने यूज किया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का हेल्प जो है वो जरूरी है एक बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि वहां पर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टडी हुआ है, वो बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ये जो है वो बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है पर यूनिट वॉल्यूम वहां पर वो जो है वो कांस्टेंट था, यहाँ पर जो है वो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये यहाँ पर कांस्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन जैसे कि हमने आपको बताया कि जो फायर ब्रिगेड जो होता है उसका जो पानी होता है या उसका वाटर जो होता है काफी डिस्टेंस तक जो है वो फेंकते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि उस पाइप में जो नोजिल होता है वो नैरो होता है। नैरो नोजिल की वजह से क्या होता है, उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है एरिया कम होने की वजह से। तो लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो वाटर फ्लो कर जाता है, वाटर लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है। इसी तरह से जो लॉन में जो है वो पानी दिया जाता है उसकी कंडीशन में भी हम यही जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें जो है वो एरिया, जो वाटर का जो पाइप होता है उसका नोजिल का एरिया जो है वो बहुत कम लिया जाता है, नैरो लिया जाता है, जिसकी वजह से कि एरिया कम होने की वजह से उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वाटर दूर तक जाता है। और जो जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल जो है वो फ्यूल जो है वो फिल करवाया जाता है, उसके केस में भी सेम यही होता है। इसी तरह से जो है वो और बहुत सारी इसकी जनरल एप्लीकेशन है, उसको भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। आई होप कि आप सबको समझ में आया हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।